है ना। जब तक आप वो प्रेशर हैंडल करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर पैदा नहीं करोगे तो आप जिंदगी में परेशान ही रहोगे, चाहे आप लव मैरिज करो चाहे अरेंज। घर का भी टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है, शादी.com एंड ऑल। हाँ, बट उसमें भी मैं कहूंगा कि बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं, जबकि फेमिनिज्म इस साइड मुड़ गया कि लड़के जो जो गलत कर रहे हैं उसमें उसमें उस टाइम पे डाइवोर्स केसेस नहीं होते थे। वो उसका रीजन ये था कि लोग ना अपने एक तो पेरेंट्स ट्रस्ट करते थे। अगर आप 24 घंटे किसी के साथ रह रहे हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि फिजिकल अट्रैक्शन ना हो और वो सारी चीजें ना हो जो नहीं होनी चाहिए। शादी इज बिकम एज लाइक कि भाई ये एक ऐसा हो गया है कि शादी तो एक तरह का बस एक इवेंट है। तो जब मैंने पहली शादी करी तो वो अनसक्सेसफुल रही क्योंकि मेरे को शुरू में प्यार दिखाया गया। हमारे कहने से तो कभी जल्दी नहीं उठा, अब जल्दी उठ रहा है। इनफैक्ट पेरेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने कुछ पॉजिटिव चेंज लाया आपके बच्चे में, बट वो नहीं ला पाते पेरेंट्स। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। आज मेरे साथ गेस्ट हैं मोहित कौशिक जी, जो कि पोइट हैं, राइटर हैं, और वो सबसे ज़्यादा जो वीडियो बनाते हैं वो रिलेशनशिप के ऊपर बनाते हैं। सो उसी से इर्द गिर्द हम कुछ बातें करेंगे। उससे पहले आपको सोशल लाइट को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बाद ये वीडियो देखिए। सो मोहित जी कैसे हैं, पहले तो ये बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं एकदम अच्छी हूँ। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप रिलेशनशिप के ऊपर बनाते हैं, लव मैरिज और अरेंज मैरिज दो तरीके की मैरिज होती है। सबसे ज्यादा आपके हिसाब से टिकती कौन सी है? मेरे हिसाब से अगर आप कहेंगे तो मेरे लिए ऑप्शन सी होगा। मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन सी इज लाइक कंपैटिबिलिटी। सी स्टैंड्स फॉर कंपैटिबिलिटी। हम लोग एक बहुत ही एक स्टीरियोटिपिकल वे में सोचते हैं व्हेन इट कम्स टू मैरिज कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज, ये बहुत एंडलेस डिबेट है। बट फॉर मी इट इज ऑलवेज लाइक कि भाई कंपैटिबिलिटी क्वेश्चन चेक कर लो एक बार अपने रिलेशनशिप का। हम लोग जब तक अपने दिमाग को थोड़ा सा इस चीज में ग्राइंड करना चालू नहीं करेंगे ना कि हम जानना नहीं चाहते। हम लोग बहुत डरे हुए हैं। हमें ऐसा लगता है जो चलता आया है एक तरीका उसी को ही अपनाएं, है ना। क्योंकि हम लोग डरे हुए हैं अंदर से। हम लोग इतने हार्ट ब्रेक से गुजरते हैं, इतना सब कुछ हमारे साथ होता है कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि चलो जो सोसाइटी ने डिसाइड कर लिया ना कि अगर ज्यादा लोग आपके इर्द गिर्द अगर लव मैरिज ज्यादा सक्सेसफुल है तो आप उस तरफ इंक्लाइन हो जाते हो, या अगर आप एक कन्वेंशनल बैकग्राउंड से आते हो तो अरेंज मैरिज आप सेफ फील करते हो कि अच्छा पेरेंट्स ने जो किया वही उसी तरीके से करना चाहिए। ओके, सो जब किसी की लव मैरिज होती है तो वो फुली रिस्पॉन्सिबल मान लेते हैं खुद को जी। और पेरेंट्स भी कहते हैं कि थोड़े से कटे कटे घूमते हैं। बहुत से केसेस में ऐसा माना जाता है जी। लेकिन जब एक अरेंज मैरिज होती है तो लड़का हो या लड़की वो फुली रिस्पॉन्सिबल मानते हैं अपने पेरेंट्स को, क्योंकि भाई अगर बुरा होगा वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो कह भी सकती है लड़की। लेकिन लव मैरिज में थोड़ा सा ये रहता है कि हमने गलती करी, जब कभी ऐसी बातें आती हैं तो आपका क्या मानना है इस चीज पे? मेरा ये मानना है कि कम्युनिकेशन गैप जो है ना पेरेंट्स का अपने बच्चों से और कपल का आपस में, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। और जहां तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात, देखो अगर कुछ भी आपका डिसीजन है, चाहे वो प्रोफेशनल डिसीजन हो पर्सनल डिसीजन, तो आपको आदत होनी चाहिए खुद पे थोड़ी सी चीजें लेने की, है ना। जब तक आप वो प्रेशर हैंडल करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर पैदा नहीं करोगे तो आप जिंदगी में परेशान ही रहोगे, चाहे आप लव मैरिज करो चाहे अरेंज। लव मैरिज में भी आप देखिए, लव मैरिज में भी आपका एक डिसीजन है ना कि आपने चुना, चाहे अरेंज मैरिज हो उसके बाद भी तो आप दोनों एक कमरे में हो, है ना। आपकी अपनी एक केमिस्ट्री तो बननी है। तो अरेंज मैरिज में भी वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और आज के जमाने में जहां पर मुझको ऐसा लगता है कि पहले ऐसा होता था कि पेरेंट्स खानदान को देखा जाता था अरेंज मैरिज में, और आज भी पेरेंट्स वही देखते आ रहे हैं। लेकिन वो एक बहुत बड़े फैक्ट को मिस कर जाते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा बीच में इंटरफेयर करना चालू कर दिया रिलेशनशिप्स में। तो बच्चे क्या कर रहे हैं बाहर जाके पेरेंट्स को भी नहीं पता होता। अगर मेरे पेरेंट्स एक लड़की को देखने जाते हैं मेरे लिए, और वो देखते हैं कि घर कैसा है, खानदान कैसा है, घर का भी टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है, शादी.com एंड ऑल। हाँ, बट उसमें भी मैं कहूंगा कि बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे आप कहिए फ्रॉड हो रहे हैं, लेकिन मेरी शादी.com से हुई है, वो सक्सेस नहीं। देखो हर जगह अच्छा और बुरा दोनों है। हाँ। लेकिन अगर एक बात तो आप मानो, अगर आप शादी.com या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, आप फिल्टर लगाते हो कि मुझे दिल्ली से बंदा चाहिए जी। तो फिर भी वो आपको हर पूरे इंडिया के ही ऑप्शंस दिखाएगा। करेक्ट। तो काफी और मैं ये नहीं कह रहा कि प्लेटफॉर्म गलत है, उस पे लोग अच्छे और बुरे हैं। तो आपको तो देखो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पूरी तरह रिलाई नहीं कर सकते जी। कमिंग बैक टू टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि जिन पैरामीटर्स पे
वो अपने बच्चों के लिए रिश्ते देखते आए हैं, वो आज भी वैलिड है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। मैंने जॉब भी किया कॉर्पोरेट में 6 साल, उस टाइम भी मैंने डेटिंग की है, डेट किया है किसी को। मैं जब 6 साल से बिजनेस कर रहा हूँ या जो भी अपना खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तब भी लोगों से मिल रहा हूँ। मैंने एक चीज देखी है कि अब जब से टेक्नोलॉजी आई है ना बीच में, पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के बारे में नहीं पता है इतना। अगर आपको ऐसा लगता है कि 3 लोग हैं एक घर में, है ना, उसके भाई बहन हैं, जैसे वो हैं, जैसे पेरेंट्स है, वैसे ही बच्चा भी होगा, हर एक बच्चा एक जैसा होगा, तो जरूरी नहीं है। पहले देखो सब लोग एक घर में रहते थे, है ना, तब वो चीज पॉइंट वैलिड था कि आपके पेरेंट्स गए एक घर में और उन्होंने देखा घर का माहौल कैसा है तो बच्चा भी ऐसा होगा। अब बच्चा जाता है बैंगलोर, मुंबई, अलग अलग मेट्रो सिटीज में जाके जॉब करता है, वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता, तो उसकी जो वैल्यूज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वो कहीं ना कहीं चेंज होते हैं। एट द सेम टाइम जब पहली बार बच्चा बाहर जाता है तो पहले तो कल्चर शॉक लगता है उसे कि जो वैल्यूज मेरे को सिखाई गई वो ठीक थी या जो यहाँ पे कल्चर है वो ठीक है। तो पहले बच्चा उससे गुजरता है और कहीं ना कहीं वो उसी कल्चर में डल जाता है जहां वो रहता है। तो कभी भी ये अरेंज मैरिज और मैरिज का फर्क तो खत्म ही हो चुका है। ओके, सो अभी आपने टेक्नोलॉजी की बात करी, जिसमें टेक्नोलॉजी में आप टेंडर की भी बात कर रहे होंगे, जिसमें ऑनलाइन डेटिंग हुई। अभी हम कैमरे के पीछे बात कर रहे थे ऑफलाइन डेटिंग, उसको सुन के मुझे थोड़ा सा शॉक लगा, वो प्लीज आप मुझे बताइए। इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि जहां हम बैठे हैं अभी शूट कर रहे हैं गुड़गांव में, ये यहीं से ही कल्चर डेवलप हुआ है, क्योंकि अब ऑनलाइन डेटिंग में लोगों का जो भरोसा है वो खत्म होता जा रहा है। इतने सारे फ्रॉड्स होते हैं, इनके अंदर ही अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स कर रहे हैं, है ना, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, जहां पे लड़कियां, अब तो आप बात कर रहे हो सिर्फ डेटिंग ऐप की, डेटिंग ऐप पे कुछ ऐसे कैफेज भी हैं जो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ लोगों को हायर करते हैं, कि जैसे लड़की बात कर रही है एक प्रोफाइल बना के टिंडर पे, और वो एक लड़के को बुलाती है कि आप इस सो एंड सो कैफे में मुझे मिलने आओ, और जब लड़का वहां जाता है तो लड़की होती नहीं है वहां पे, उसे फोन पे कहती है हाँ मैं आ रही हूँ, तुम इतने ये फलाना ऑर्डर करो, ढिकना ऑर्डर करो। लड़का ऑर्डर करता है और उसके बाद जब वो सब कुछ ऑर्डर कर देता है, लड़की अचानक उसे बोलती है मैं तो आ नहीं पाऊंगी, बिल बन जाता है ना, लड़की वहां आती है और बड़े आराम से कैफे और उस लड़की दोनों का फायदा हो जाता है। बट लेकिन वो तो वन टाइम का हुआ ना, लॉन्ग टर्म में तो वो नहीं चलेगा ना कैफे। नहीं, कैफे सिर्फ एक को टारगेट नहीं कर रहा है ना, सोचो। अब कैफे को कैसे पता, अब उस लड़के को कैसे पता कि कैफे मिला हुआ है यहाँ पे, है ना, वो लड़की कैसे इस चीज का, कैसे, तो बड़ा फुल प्रूफ प्लान है ना। वो तो धीरे धीरे जैसे लोगों के साथ केसेस हो रहे हैं, थैंकफुली अब लोग बात करते हैं इस बारे में, नहीं तो पहले अगर इस तरह का किसी के साथ हुआ तो उसे लगता था मेरा मजाक उड़ेगा, नहीं बोलते थे। लेकिन अब ये केसेस आ रहे हैं, और मेरा एक स्टाफ था, उसकी एक फ्रेंड है जो ऐसा करती है, तो उसके थ्रू मुझे ये पता लगा इस तरह से, तो इट वाज वेरी शॉकिंग। ओके, सो आप, हम लोग बैक टू टॉपिक, ऑफलाइन डेटिंग बता रहे थे आप। हाँ, तो ऑफलाइन डेटिंग इसीलिए क्योंकि इस तरह के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, इसीलिए लोगों को ना क्रेडिबिलिटी उसमें नजर नहीं आ रही कहीं। तो अब क्या हो रहे हैं, कुछ कैफेज हैं जो अपने हैप्पी आवर्स में इस तरीके के सोशलाइजिंग प्रोग्राम्स क्यूरेट करते हैं, जहाँ पे कि आप आइए, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप शादी के पर्पज से ही मिल रहे हैं, क्योंकि आजकल लोगों का अपना खुद का ही सर्कल खत्म होता जा रहा है। ऑफिस में दोस्त किसी को बना नहीं सकते, ट्रस्ट इश्यूज हैं, और स्कूल कॉलेज के दोस्त अब कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसे में अब ये हम उस स्टेज पे आ गए हैं जहां पे हमको एक पर्टिकुलर प्लान्ड इवेंट में जाना पड़ रहा है लोगों से मिलने के लिए। ओके, सो वहां से रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। हाँ, नेटवर्किंग प्रोग्राम्स होते हैं, नेटवर्किंग फंक्शंस होते हैं, जहां पर आपको आपके बिजनेस एसोसिएट्स भी मिल सकते हैं जो आपके जैसा काम कर रहे हैं, लाइक माइंडेड लोग। तो ये काफी है, आप देखोगे हर जगह होता है। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं फेमिनिज्म की। जी। सो कुछ ऐसे रिलेशनशिप भी होते होंगे जो सिर्फ एक फेमिनिज्म का मुद्दे के लिए टूट जाते होंगे। एग्जैक्टली। सो उसके ऊपर मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवोर्स केस हो, क्या मुझे लगता है 2022 और 23 में सबसे ज्यादा हुए थे डाइवोर्स केस, सबसे ज्यादा रेट था। तो मैं वही जानना चाहती हूँ कि एक तो क्यों हो रहा है, और क्या आधा मुद्दा फेमिनिज्म का भी है। देखिए, आजकल सब बहुत डिफेंसिव हो गए हैं रिलेशनशिप्स में। जब आपके मैंने जैसे बताया ना, हार्ट ब्रेक्स जब आपके बहुत होते हैं ना, तो दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। मैंने रील भी बनाई थी इस चीज पे, वीडियो बनाई थी। तो अब लोग क्या करते हैं, पहले लोग बड़ा खुल के, जब लव लेटर्स लिख के जाते थे ना पहले जमाने में, तो लोग बड़े इमोशनली साउंड थे, एंड लोगों को ये डर नहीं था कि कोई मेरी चैट का अगर मैं आई लव यू बोलूंगा स्क्रीनशॉट लेकर के और सारे में सर्कुलेट कर देगा। तो इट इज वेरी ह्यूमिलिएटिंग दैट यू आर अप्रोचिंग समवन विद ऑल योर हार्ट, एंड बहुत ही प्योर आप फीलिंग्स किसी को दे रहे हो, और वो जब उसका ये हाल करता है ना, तो फिर आप अगले रिलेशनशिप में जब जाते हो
तो आप अपनी इमोशनली बहुत बैकफुट पे रहते हो। ओके। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिस वजह से लोग बचते हैं। मतलब ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं, बहुत ट्रस्ट इश्यूज। और फेमिनिज्म में क्या बात करें? फेमिनिज्म का यही है कि हाँ, जैसे फेमिनिज्म की बात हुई ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि फेमिनिज्म को कॉर्पोरेट ने एक बहुत गलत तरीके से यूज किया है। इफ यू रिमेम्बर, स्कूटी पेप का एक एड आता था जिसमें प्रीति जिंटा थी, पता नहीं कौन थी, वो ये बोलती थी, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। ओके। तो यहाँ पर बात ये नहीं हुई कि लड़के जो अच्छा कर रहे हैं उसको मैच किया जाए, जबकि फेमिनिज्म इस साइड मुड़ गया कि लड़के जो गलत कर रहे हैं उसमें तो ये ह्यूमन टेंडेंसी भी है कि वो बुरी चीज को जल्दी पकड़ता है। और कॉर्पोरेट ने इसको बहुत ज्यादा भुनाया है। बार बार पैंटीन के एड्स आते हैं कि लड़की हम रात को 1 बजे क्यों नहीं निकल सकते। मेरा सिंपल एक बात कहना है कि एक गली है जहां पे आपको पता है चोर घूम रहे हैं, तो आप क्या फोन लहराते हुए चलोगे? क्या आप अपने गहने ऐसे घुमाते हुए चलोगे? नो, आप ठीक रहोगे ना उस मोमेंट पे। आप कभी भी ये नहीं बोल सकते, आप उस चोर से डिबेट में नहीं लगोगे कि मेरा राइट है इस गली में चलना। आप अपने आप को बचाओगे ना। और पुलिस पे भी जाके आप ये नहीं कह सकते। जब हर आदमी कहता है, आज पुलिस भी ये कहती है, प्रशासन भी ये कहता है कि आप अपने आप को पे भी थोड़ा सा पाबंदी लगाएं। या अगर आपकी नाइट शिफ्ट्स हैं तो आप अपने ऑफिस में बात करें कि आपको प्रॉपर कैब प्रोवाइड हो। अगर आप इसलिए फेमिनिज्म का यूज करना चाहते हो कि मुझे 2 बजे क्लब से आना है, रोड पे चलना है, दैट इज वेरी रॉन्ग। वो लड़के के लिए भी गलत है, लड़की के लिए भी गलत है। तो यहाँ फेमिनिज्म गलत मोड़ लेता है और लड़कियों को भी गलत एक तरीके की इंफॉर्मेशन फीड मिली है कॉर्पोरेट से। अब वो जब इस तरह की बात करती हैं तो लड़कों का भी मूड ऐसा हो जाता है कि यार इस लड़की को मैं कैसे कुछ समझाऊं जो वो पहले से ही अपने दिमाग में इतना कुछ लेके बैठी। ओके। यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप है। लड़के और लड़की दोनों को मिलकर के आपस में पहले तो जो भी लर्न किया उन्होंने इतने सालों में, वो अनलर्न करना होगा। अनलर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग न्यू थिंग्स, क्योंकि आजकल इतनी फीड है, आप फोन उठाते हो, आपको इतनी सारी चीजें देखने को मिलती हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो। एट द एंड किसी कंक्लूजन पे जंप नहीं कर पाते। Correct. जब वो बिल्कुल एक क्लियर माइंड के साथ आएंगे ना, जैसे 90s में लोग आते थे, एट दैट टाइम दे डिडंट हैव दैट मच फीड। तो वो उनका अपना एक परसेप्शन होता था, सब कुछ दिमाग खाली है, बंदे ने जो बोला क्लियरली समझ में आया। अभी क्या है, पहले से ही इतने सारे क्रिएटर्स हैं। मैं तो अपने सर्किट में भी बोलता हूं कि कुछ हैं क्रिएटर्स जिनके बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, वो इतनी मिसलीडिंग बातें कर रहे हैं ना सिर्फ सेंसेशन क्रिएट करने के लिए। इनफैक्ट अगर मैं भी आधा घंटा देखूंगा ना, 1 घंटा, तो मेरी लड़ाई अपनी गर्लफ्रेंड से हो जाएगी, मुझे इतना पता है जी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके। जैसे कि वीडियोस बनाते हैं तो उससे इन्फ्लुएंस होते हैं लोग, और उसके बाद ओके सो जैसे आपने बोला 90s के लोग, जैसे कि मेरे मम्मी पापा, मेरे बाबा दादी, उस टाइम पे डाइवोर्स केसेस नहीं होते थे। मुझे लगता है कि गांव देहात में तो ऑफ कोर्स नहीं होते थे जी। और शायद दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई में होते होंगे उस टाइम की, हमें नहीं पता। तो उसका क्या रीजन था कि नहीं होते थे? वो उसका रीजन ये था कि लोग ना अपने एक तो पेरेंट्स पे ट्रस्ट करते थे, और एक जो हमारा कल्चर चला आता रहा ना इतने टाइम से, वो समझते थे कि हाँ इसमें कुछ तो दम है, और वो उस चीज को आगे लेके बढ़ते थे। मैं यही चीज कहूंगा कि कॉर्पोरेट ने आज भी आप एड देखोगे तो होम मेकर को एक बहुत ही ना अपमानजनक मतलब तरीके से वो प्रोजेक्ट करते हैं कि अगर कोई घर चला रहा है तो बहुत मतलब गलत काम कर रहा है, गलत यानी मतलब बहुत छोटा काम कर रहा है। होम मेकर को उसका ड्यू नहीं मिला, मुझे ऐसा लगता है। और जब आप लगातार एक चीज पे कि लड़की रोटी बनाने के लिए नहीं है, लड़की ये करने के लिए नहीं है, होम मेकिंग इज अ फुल टाइम जॉब मैम। मुझे ऐसा लगता है आप जाकर के 6-7 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार की जॉब कर सकते हो, दैट इज वेरी इजी। बट होम मेकिंग इज अ फुल टाइम जॉब। बच्चों को संभालना है ना, हस्बैंड का ख्याल रखना, उसके पेरेंट्स का ख्याल रखना। एक गलत तरीके से फेमिनिज्म को भी लिया जाता है। एग्जैक्टली, फेमिनिज्म को ही तो, क्योंकि उन्हें अपना सामान बेचना है जी। जब आपके स्टेक की बात हो रही है ना, तो आप गलत बात को भी अप्रिशिएट करते हो, उसको प्रमोट करते हो। Correct. है ना। मैं अगर एक लड़कों के बारे में बात हो रही है कुछ, तो भले ही वो गलत है, मुझे पता है अंदर से कि नहीं ये गलत है, लेकिन क्योंकि मेरे को इससे बेनिफिट होने वाला है, तो मैं उसके साथ अग्री करूंगा। तो यहाँ पर लड़कियों के साथ वही हुआ है कि पैंटीन बेचना है, मैं तो साफ खुला बोलता हूँ, कितने भी ब्रांड्स हैं, ये सब फेमिनिज्म को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ज्वेलरी ब्रांड्स हो गए, कोई भी हो गया, सब बहुत, कन्यादान तक पे आपने सवाल उठा दिया। अभी कोई बहुत बड़े ज्वेलरी ब्रांड है, उसका आलिया भट्ट वो ऐड कर रही है जी। तो उसमें गलत तरीके से उठाया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ऐड पे किसी को रोक लेने के लिए कि लड़कियां ये ऐड देखें, अगर लड़कियों के मन में उस ब्रांड के लिए एक
एम्पैथी एक वो आ जाता है कि भैया ये तो मेरे बारे में बात करे तो मैं इसका प्रोडक्ट खरीदूं, एंड दे डजंट हैव एनी काइंड ऑफ कंसिडरेशन कि भाई ये चीज समाज पे कितना, रिलेशनशिप्स पे, लोगों के घर पे कितना गलत इफेक्ट डाल रही है। क्योंकि लोगों को वो तो एक ऐड कर रहे हैं, लेकिन लोगों की मानसिकता पे बहुत असर पड़ता है। एग्जैक्टली। यस। सो आजकल तो बहुत चल रहा है, मैं काफी बात करती हूँ इसके बारे में, जो कि मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए बात करती हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप और ओपन रिलेशनशिप। जी, आप इसको प्रमोट करते हो या नहीं करते हो, ये बताइए सबसे पहले। करता, मैं लिव इन में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो थोड़ी सी हमें पुराने अपने वैल्यूज को रखते हुए आगे थोड़ा सा मॉडर्न होना जरूरी है। बट लिव इन रिलेशनशिप क्यों वर्क नहीं करेगी? क्योंकि देखिए, आपका एक फिजिकल स्ट्रक्चर भी है आपकी बॉडी का, और बहुत सारी चीजें हैं। आप कह दो कि हम लिव इन में रह रहे हैं, लेकिन हम अलग अलग रूम्स में रह रहे हैं। अगर आप 24 घंटे किसी के साथ रह रहे हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि फिजिकल अट्रैक्शन ना हो और वो सारी चीजें ना हो जो नहीं होनी चाहिए, है ना। प्लस आप एक लंबा टाइम निकालते हो ना, 5 साल 4 साल, तो वो भी आपके बर्बाद होते हैं। अगर आप किसी के लिए श्योर हो ना, मेरा मानना यह है कि जब आपको आपके जैसा इंसान मिलता है तो आपको समझ में आ जाता है, 2 मीटिंग्स में वाइब मैच हो जाती है। मैं तो कहता हूं बड़े सिंपल से पॉइंट्स होते हैं। लोग कहते हैं माइनस माइनस प्लस, ये सबसे गंदा कॉन्सेप्ट है। ये ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं उसमें। ऑपोजिट अट्रैक्ट नहीं होते, वो हमेशा अटैक ही करते हैं एक दूसरे को। ऑपोजिट अटैक्स, मेरी ये थियोरी है। कंपैटिबिलिटी 2-3 चीजों पे आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। कल्चर एक दूसरे का, जैसे कहते हैं ना, घर वाले कहते हैं कि एक जैसी रहना सहना हो, है ना, तो वहीं पर ही आप आधा समझ जाते हो। आपके वॉक्स ऑफ लाइफ सेम है ना। किसी के पेरेंट्स हैं जो थोड़ा सा गरीबी में स्ट्रगल करके ऊपर आए हैं, आपके पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं, तो आप लोगों का वॉक ऑफ लाइफ सेम है। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको एक दूसरे को समझानी नहीं पड़ेंगी। आजकल 30 साल 35 साल की उम्र में शादी होती है। अगर 5-6 साल 7 साल आपके लड़ते झगड़ते ही निकल जाएंगे तो आप क्या ही तो फैमिली प्लान करोगे, क्या ही अब अपने करियर पे ध्यान दोगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में चलना चाहिए एंड कम बैक टू योर बेसिक्स, कि जहां पे जिससे पेरेंट्स शादी के लिए बात करते थे ना, ऐसे वो वाला एक थोड़ा सा एलिमेंट बच्चों को भी डेटिंग के टाइम पे यूज करना चाहिए। यस। सो बेसिकली एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि जब आप एक लिव इन में रहते हो, तो लिव इन में रह रहे हो, लेकिन आपका दिमाग तो यही है ना कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है या ये आपका बॉयफ्रेंड है, और आपके जब बीच में जब आप मिसमैच गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला भी नहीं होता अब तो, व्हेन यू आर इन लिव इन ना, और लिव इन के साथ साथ डिस्टेंस भी आ जाता है कई बार, जो उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। तो यहाँ पर ना एक तरीके से ओपन ही है। आप ये देखोगे ना कि आप जब एक घर में रह रहे हो, पेरेंट्स, आप न्यूयॉर्क देखो, बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं वर्ल्ड में, वहाँ की मेट्रो सिटीज में अगर आप देखो ना, तो जो मेट्रो होती है वहां पर लोग इतनी गंदी कंडीशंस में पड़े हैं, वो वहीं पर ही यूरिन कर रहे हैं बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे। कई स्टेशन ऐसे हैं जहां पर मेट्रो, जैसे हमारे यहाँ येलो लाइन है जी, तो वहां पे लोग येलो लाइन के आसपास खड़े नहीं होते, लोग बिल्कुल पीछे खड़े होते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी धक्का दे देगा आपको। वहां लोगों की मेंटल स्टेट इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है, क्योंकि पेरेंट्स नहीं है ना, पेरेंट्स शुरुआत में अलग हो जाते हैं। तो हमारे देश में मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो कल्चर है वो एक बहुत रिच कल्चर है, और इस चीज का हमें एडवांटेज लेना चाहिए, जो बच्चे पूरी तरीके से डिमीन कर देते हैं जिस चीज को, वो नहीं करना चाहिए। तो मैं यही बता रही थी कि आपके दिमाग में ये है ना कि आपके पास एक चॉइस है कि आप इसको 3 या 4 साल बाद अगर आपका मिसमैच कर रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप उसको छोड़ सकते हो। हाँ। शादी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। शादी जब आप कर रहे होते हो तो आपके दिमाग में ये होता है कि मुझे 50 साल या 60 साल इस आदमी के साथ बिताना है। तो वो हटाना और एक लिव इन रिलेशनशिप को ब्रेक करना, वो दोनों ही बहुत अलग चीज है। हाँ जी, मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि आजकल जब डेटिंग करते हैं ना लोग, पीपल लुक एट रिलेशनशिप्स एज एन अचीवमेंट, कि यहाँ पर मेरा एक स्टेटस डिफाइन होगा, मैं जिस इंसान को चुन रहा हूँ मेरे फ्रेंड सर्कल में। ये बात शुरू कहाँ से होती है? जब आप अपने एक दोस्त की शादी होते देखते हो, उसका हस्बैंड मान लीजिए IAS है, लड़की इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो यहाँ पर लड़की अंडर कॉन्फिडेंट प्ले नहीं करेगी, उसे लगेगा देखो मैं इतना थी, मैंने फिर भी एक IAS हस्बैंड अचीव कर लिया। तो यहाँ पर जो उसकी फ्रेंड्स होती है ना, अब उनके लिए वो एक बार सेट कर देती है। अब यहाँ पर कंपैटिबिलिटी सब गई तेल लेने, और यहाँ पे ये हो जाता है कि अब बेस्ट टू बेस्ट कैसे अचीव किया जाए। कंपैटिबिलिटी यहीं हार जाती है, सफर करती है, क्योंकि आपका माइंडसेट, आपकी वेवलेंथ सेम नहीं होगी। मान लीजिए आप एक रेगुलर कॉर्पोरेट जॉब करने वाली इंसान हो, या कोई लड़का एक नॉर्मल जॉब कर रहा है ना,
और वो अपने लाइफ पार्टनर चुने अपने से बहुत ऊपर। तो ऐसे में आपके लिए एक मतलब 3-4-5 महीने का आपको एक ग्लैमर, एक वो तो मिल जाएगा कि भाई सब आपकी बातें करेंगे, लेकिन घर के अंदर आप जो परेशान हो जाओगे ना, तो फिर डिवोर्सेस जो बढ़ रहे हैं, डिवोर्स इसी वजह से बढ़ रहे हैं, क्योंकि सेम वेव लेंथ लोग मतलब ही नहीं है इससे। शादी इज बिकम एज लाइक कि भाई ये एक ऐसा हो गया है कि शादी तो एक तरह का बस एक इवेंट है, कि भाई एक इवेंट है, लोग भूल ही जाते हैं कि अरे इस इंसान के साथ मुझे रहना है पूरे टाइम रहना है, उसकी फैमिली को देखना है, सब कुछ देखना है, तो वो चीज उस टाइम के लिए वो लोग भूल जाते हैं, और उसके बाद जब झेलते हैं तो फिर उसके बाद फिर पता लगता है, फिर उन्हें समझ में आती है रियलिटी क्या है। सो हम लोग ओपन रिलेशनशिप की बात कर रहे थे कि ओपन रिलेशनशिप में वही हो गया है कि आप जैसे हम लोग पीछे बात कर रहे थे फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट, सो वो भी बड़ा आता जा रहा है अपनी इंडिया के कल्चर में। पहले नहीं था लेकिन अभी आता जा रहा है। मैं तो नाम भी ले लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बहुत मतलब मुझे बड़ा शॉकिंग लगता है ये चीज। ऋतिक रोशन है जो, उनकी वाइफ सुजैन खान, हाँ, और वो दोनों अपने अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ वो ऐसे मिलते हैं आपस में साथ में, जैसे और साथ में छुट्टियों बड़ा पारिवारिक माहौल लगता है। हाँ, और बड़ा छुट्टियों में घूमने जाते हैं वो लोग, हाँ जी, चारों लोग। मतलब वो तो थोड़ा सा मुझे लगता है हद एक क्रॉस हो जाता है। मतलब वो मुझे लगता है वो तो फिर विदेशी कल्चर है, क्या है पता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है हमको ना कोएग्जिस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें मानना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है एज मच एज यू आर हैप्पी विद समवन, एज फार एज यू आर ओके विद व्हाट अदर पर्सन इज डूइंग। कहते हैं ना कि अगर एक गड्ढा खोदने दो आप दो पागलों को, तो वो उसे खोद देंगे साथ में मिलके, क्योंकि उनकी वेवलेंथ सेम है ना। हमको ये मानना चाहिए कि किसी के भी कोई कैसे जी रहा है उसको जीने दो, लिव एंड लेट लिव। आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। हम क्या करते हैं, ऊपर से तो कहते हैं अरे यार ये क्या है, अंदर से हमें ऐसा लगता है कि यार काश हम भी इतना खुलापन हो पाता। आप उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते, लेकिन आपको चाहिए, वो कन्वीनियंस चाहिए, उनके रिलेशनशिप की वो कन्वीनियंस आपको चाहिए। बट मुझे लगता है कि उससे इन्फ्लुएंस भी तो लोग गलत हो रहे हैं ना, उसकी वजह से ओपन रिलेशनशिप कितना बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। बिल्कुल होते हैं। और स्टार्स, दीपिका पादुकोण के लिए भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी जब उन्होंने कॉफी विद करण में अपना बताया था कि जब वो रिलेशनशिप में थी रणवीर के साथ, और उसके बाद तो मेरी खुद की रील 5 मिलियन गई है उसमें। हाँ, तो वो थोड़ी चीजें मुझे लगता है कि इंडियन कल्चर के लिए वो सही नहीं है। क्योंकि हम लोग अभी इतने रेडी नहीं है कि एक्सेप्ट कर पाए ये चीजें, और ये होनी भी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मैं अभी ऋषिकेश था 3-4 दिन, वहां आप देखो जो फॉरेनर्स हैं वो इतने अच्छे से, मतलब वहां जाके आपको आउट ऑफ प्लेस फील हो जाएगा। आप लक्ष्मण झूला की साइड जाओगे ना, वहां जितने भी रिजॉर्ट्स होटल्स हैं, 90% ऑफ द पीपल देयर आर फॉरेनर्स। और वो इतने अच्छे साड़ी अटायर में और इतना माला कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है हम सोच भी नहीं सकते इतने अच्छे से अपने कल्चर को अडैप्ट करना जितने अच्छे से वो कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने कल्चर का ना सैचुरेशन पॉइंट देख चुके हैं। वो देख चुके हैं इससे कुछ नहीं मिलना। करेक्ट। जो शांति है, जो स्पिरिचुअलिटी है हमारे कल्चर की, वो वहां पर नहीं है, और हम लोग वहां भाग रहे हैं। सो अभी आप पीछे हमें बता रहे थे कि आप वो भी करते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, तो एक आप केस बता रहे थे, वो प्लीज आप बताइए हमें। 2 मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं ओवरसीज, एक ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, जिनको मैं सोचता हूँ ना, तो उनके साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत आई ओपनर था। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी ये था डेट वेस्ट में पीपल आर वेरी प्रॉस्परस और सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट व्हेन यू लुक एट देम ना, दे हैव दिस वैक्यूम इनसाइड कि भाई इतना खालीपन है। जो मेरी ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट हैं उनके 3 सैलॉन्स हैं वहाँ पे, और जब किसी के 3 सैलॉन्स वहाँ पर, आप सोचोगे कितना यार इंसान हैप्पी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जब उन्होंने मेरे को बताना चालू किया, क्योंकि हम लोग तो जब काउंसलिंग करते हैं तो कुछ पीछे से भी क्या उनकी लाइफ में चलता रहा है वो जानते हैं जी। तो उनके साथ ऐसा था कि वो उनका जो चाइल्डहुड था वो ट्रॉमेटिक था। वो फैमिली में सबसे बड़ी थी, तो जो छोटे थे उनके लिए एग्जाम्पल सेट करना था पेरेंट्स को हमेशा, बड़े कि भाई बड़ा ऐसे चले जी जी। तो शुरू से ही उनको दबाया गया, मतलब दैट पेरेंट्स ने भी कहा दैट यू हैव टू लिव योर लाइफ इन अ सर्टेन वे। फिर वो जैसे उनकी शादी हुई बड़े होने के बाद, तो उन्होंने बताया कि मेरी लाइफ में प्यार की बहुत कमी रही। तो जब मैंने पहली शादी करी तो वो अनसक्सेसफुल रही, क्योंकि मेरे को शुरू में प्यार दिखाया गया, और बाद में शादी के बाद फिर वो इंसान पूरी तरीके से बदल गया। मुझे मारा गया, उस रिलेशनशिप में मोलेस्ट भी किया गया, सब कुछ किया गया। और 6 महीने 7 महीने बाद शादी के मैं वो, जहाँ इंडिया में तो मतलब ऐसा होता है ना कि लड़के एलिमनी देते हैं, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट देके डॉलर्स में उस लड़के से अलग हुई।
फिर सेकंड बंदा वहाँ उन्हें मिला, लड़का उनसे बहुत छोटा था, उस लड़के ने बहुत चार्म दिखाया, अपना सब कुछ दिखाया, प्यार दिया, उन्होंने उससे शादी करी, वो भी फेलियर हो गया। अब इस पॉइंट पे वो इतनी वल्नरेबल स्टेट में है कि दैट शी वांट्स टू कम बैक टू इंडिया, लिविंग ऑल एवरीथिंग। इनफैक्ट उन्होंने बताया कि जब वो उनके स्टाफ के साथ भी मैंने एक काउंसलिंग सेशन किया, वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा ना ओवर डिलीवर कर देती हूँ इन माई प्रोफेशनल एंड माई पर्सनल लाइफ, क्योंकि मुझको प्यार नहीं मिला बचपन से। अगर कोई भी थोड़ा सा मीठा बोलता है तो मैं बहुत ओवर डिलीवर कर देती हूँ। जैसे स्टाफ को जहां पर सिर्फ एक कन्विंस चार्ज ना चाहिए, उसे ओवर करा देना खुद ही, है ना। वो कह रही कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने पलट के मुझे वैसे ही ट्रीट किया हो जैसे मैं उन्हें करती हूँ। तो ये उनकी मेन प्रॉब्लम थी कि मैं किस तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिकली साउंड हो पाऊँ। ओके। तो जब आप देखते हो ओवरसीज, ऐसे ही एक कनाडा की एक मेरी क्लाइंट है, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि अमीर हैं, पैसा है, हस्बैंड भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं, वो भी अच्छा कमा रहे हैं, तो टीयर 1 की वहाँ प्रॉब्लम ये है कि इमोशंस की कमी है। लोग एक दूसरे को ना ऐसे समझते हैं कि पैसा कमा लिया हो गया सब कुछ, अब तुम अपनी लाइफ जियो, मैं अपना लाइफ जियो। वो मेरे को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम बताती है कि मेरे को मैच देखने का शौक है, तो वो मतलब जिस सब्सक्रिप्शन होती है, जियो पे आ रहा, पता नहीं कहाँ आ रहा था उनके वहाँ पे मैच, तो वो करवा के नहीं दे रहे, मुझे खुद करना पड़ा। अगर वो उन्हें पता है मैच पसंद है तो वो जेस्चर दिखा सकते हैं ना कि वो मेरे को करके दे दे, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। तो वहां उस लेवल की प्रॉब्लम चल रही है जहां पैसा है। ऐसा नहीं है जब पैसा जो आपके रिश्तों की दिक्कतें खत्म नहीं कर सकता। तो अब मेरे लिए काफी आई ओपनर था कि इंडिया में ही नहीं, बाहर भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत है। सो बेसिकली वहां पे इमोशंस की कमी है, बहुत कमी है। मुझे लगता है ये चीजें भी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। बिल्कुल करती है। जैसे कि आपने बताया कि उनको गिफ्ट नहीं देते उनके पति, तो वो उससे ही प्रॉब्लम है। हाँ। लेकिन कुछ होते हैं कि उनको गिफ्ट चाहिए ही नहीं होता है। हाँ, उनके हस्बैंड तो ऐसे ही हो गए ना, फिर उन्हें नहीं चाहिए। वो कहते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को ना ऐसा मान लेते हैं कि जैसे हमें वैसे ही सामने वाला है। आपको समझना चाहिए कि हर इंसान अलग अलग है, उसकी नीड्स अलग अलग हैं, उसकी लव लैंग्वेज अलग है, और ये दोनों को कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, एक कॉमन ग्राउंड पे लाना जरूरी है। जो बहुत इमोशनल है मैं तो उसे भी सही नहीं मानता, जो बहुत वर्कaholic है उसे भी सही नहीं मानता। दे हैव टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड, तब रिलेशनशिप चलता है। अगर आप सोचो कि ये बिल्कुल यहाँ आ जाए या ये बिल्कुल यहाँ आ जाए। लड़कियां क्यों एक्सपेक्ट करती हैं कि हस्बैंड मुझे गिफ्ट दे? मे बी दे आर मोर इमोशनली साउंड के, उनके वो बहुत ज्यादा एम्पलीफाइड है इमोशनली। ओके, है ना। जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, हमने कभी नहीं देखा अपने पिताजी को कि हमारे पिताजी ने कभी हमारी मम्मी को गिफ्ट दिया हो। अच्छा। हाँ, कभी नहीं दिया। वो बस ऐसे, मतलब एक होता है ना ऐसे पुराने जमाने के लोग, उसके तुझे जो लेना है वो ले लो, मतलब वो वाली हिसाब है। लेकिन कभी सरप्राइज देना, ये चीजें उन्हें आती नहीं है, हमने भी बचपन से कभी नहीं देखी है। तो मेरा भी माइंड सेटअप वैसे ही हो गया। जैसे होता है ना, एक ग्रोथ वहीं से होती है कि मुझे भी नहीं पता था, जब तक मेरी शादी नहीं हुई मुझे भी नहीं पता था कि गिफ्ट भी कोई चीज होती है, या गिफ्ट में एक्सपेक्ट भी करूं। वो आपका वही रहा ना, मेरी भी शादी को, हाँ वही, मेरी शादी को 5 साल हो गए, मैं कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करती अपने पति से कि किसी इवेंट पे वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आए। लेकिन वो लेके आते हैं तो मैं ले लेती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या ना मैं बहुत खुश होती हूँ, है ना। तो एक बचपन से भी एक चीजें होती है और पर्सन टू पर्सन चीजें भी वेरी करती। सो आपने जैसे बताया कि उन्होंने बताया कि उनके पति चेंज हो गए। सो ऐसा क्या होता है, जैसे कि शादी से पहले चीजें बहुत स्मूथ चलती हैं, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन शादी के बाद क्या होता है ना कि आपको भी कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, आपके पार्टनर को भी कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, वो जरूरी है। क्योंकि आपका भाई क्योंकि इंडिया है, और इंडिया में फैमिली प्रेशर भी होता है, सारी चीजें होती हैं। तो क्या ऐसा हो जाता है कि शादी के बाद चीजें चेंज होने लगती हैं, लड़ाइयाँ होने लगती हैं, और लोग बोलते भी है तुम अब बदल गए हो, इस टाइप की चीजें, वो क्यों होती है? देखिए, वो इसलिए होती हैं क्योंकि शादी के बाद आप साथ रहना चालू करते हो। शादी से पहले आप चाहे 7, 8, 10 साल, कितने भी साल आप रहे हो एक दूसरे के टच में, बट आप एक घर में नहीं रहे। एक घर में, एक कमरे में रहना बहुत अलग होता है। एक अलमारी शेयर करना बहुत अलग फीलिंग होती है। Correct. आप कभी सोच भी नहीं सकते इस चीज को। जब आपकी शादी होने वाली होती है ना, जब वो लड़की आकर के आपके अलमारी में अपनी साड़ियां टांगती है, आपके परफ्यूम को हटा करके कहीं और रखती है ना। जब लड़की देखती है कि लड़का आके के टॉवल गीला रख देता है बेड पे, तो वो सब चीजें अभी तक नहीं हुई। वो बिल्कुल अलग इनिंग्स है आपकी लाइफ की। अभी तक आप लोग तो बड़े आराम से, अच्छा टाइम डिसाइड हो गया, यहाँ मिलेंगे, बड़े फैंसी सेटिंग में मिलते थे आप लोग, किसी अच्छे कैफे में मिले। आप लोग सिर्फ हाई पॉइंट शेयर करते थे अपनी लाइफ के, लो नहीं करते थे। लोग करते भी थे तो वो इंटेंसिटी नहीं होती थी कि घर में आप रह रहे हो, है ना। पेरेंट्स को तो कुछ पता ही नहीं होता ऐसे में, तो
ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको तैयार रहना चाहिए कि शादी के बाद सारे चैलेंजेस आने, आप जिसके साथ अभी तक थे उसका एक अलग वर्जन अब आपको दिखाई देगा शादी के बाद। तो एडजस्टमेंट तो करनी है। आप ये सोचो कि यार इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी 7-8 साल तक, तो सब कुछ स्मूथ चलेगा, तो ये एक्सपेक्टेशन जो हमारी होती है ना, ये हमें दिक्कत करती है। अगर आप इस रियलिटी चेक के साथ जाओगे कि हाँ अभी तक था, बहुत अच्छा टाइम था, असली जो सफर है वो अब शुरू होने वाला है, तो अगर आपका माइंडसेट उस तरीके से कंडीशनड है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, मतलब कि शादी से पहले तो आप 1-2 घंटा ही गुजार रहे हो साथ में। एग्जैक्टली। और डेली भी नहीं, और उसके बाद आपको फिर बस उसी की शक्ल देखनी है, उसी की शक्ल देखनी है। पेरेंट्स अलग हो जाते हैं, आपको सिर्फ अपने एक दूसरे के बीच की प्रॉब्लम्स नहीं है, पेरेंट्स हैं, है ना। फिर पेरेंट्स के लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि अभी तक ये बच्चा हमारे साथ ही रहता था, है ना। अब एक नया इंसान आया है जो उसके दिमाग में अलग अलग चीजें डाल रहा है। डाल क्या रहा है, मतलब वो हो ही जाता है नेचुरली, क्योंकि अब आप जिसके साथ रह रहे हो उसकी भी मानोगे आप। अब पहले आपके अटेंशन स्पैन सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ था, अब यहाँ भी बढ़ गया, तो पेरेंट्स को भी मैनेज करना, तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं उसके बीच में। तो बेसिकली दोनों ही तरफ से है, क्योंकि पेरेंट्स को भी एक इनसिक्योरिटी लगती है। आपकी लाइफ में भी अगर कोई नया बंदा आ जाए तो वो एक इनसिक्योर हो जाएगा ना कि भाई 23-24 साल या 25 साल या 30 साल तक ये बच्चा मैंने पाला है, ये मेरे हिसाब से जी रहा था, और उसके बाद एक लड़की आती है जो उसको चेंज करने की कोशिश की, या फिर वो उसकी बात सुनता है, तो उनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी अंदर से दैट इज सपोज्ड टू हैपन व्हेन समवन when a new person comes into your life, into your home, definitely things are supposed to change, चाहे वो इंसान की इंटेंशन हो या ना हो, वो होगा ही होगा। तो उसमें वो क्लैशेस हो जाते हैं। अब एक बात बताओ, आपकी लाइफ, आपका लाइफ पार्टनर है, मान लो किसी की वाइफ है, वो उसको जॉब पे जाना है, लड़का उठता है वैसे 10 बजे, है ना, अब फैमिली हो गई तो लड़के को भी जल्दी उठना पड़ेगा। अब ऐसे में कई बार पेरेंट्स क्या कहते हैं, हमारे कहने से तो कभी जल्दी नहीं उठा, अब जल्दी उठ रहा है। इनफैक्ट पेरेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने कुछ पॉजिटिव चेंज लाया आपके बच्चे में, बट वो नहीं ला पाते पेरेंट्स थोड़ा सा इतना इनसिक्योर हो जाते हैं ना। यहाँ पे मेरे को पेरेंट्स का गलत लगता है कि जहां पर आपके बच्चे में कोई एक वैल्यू ऐड कर रहा है, अच्छी चीज कर रहा है, उसको देख के भी पेरेंट्स इनसिक्योर हो जाते हैं कि हमारे कहने से तो कभी नहीं उठता था, अब तू जल्दी उठने लग गया। तो यहाँ पर ना फिर कहीं ना कहीं पेरेंट्स में और उनके बेटे में या बेटी में कहीं ना कहीं क्लैशेस आने चालू होते हैं, और लास्ट में होता क्या है कि पेरेंट्स कहते हैं कि भाई देखो ये आया इंसान इसकी लाइफ में और हमसे दूर हो गया। तो यहाँ पर कमी सब में ही है कहीं ना कहीं। तो मेरी टीम की तरफ से एक क्वेश्चन है आपके लिए कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है रिलेशनशिप में, लिव इन रिलेशनशिप, हाँ जी, मतलब शादी से पहले, उसके बाद पेरेंट्स भी मान जाते हैं, सब मान जाते हैं, लेकिन एक अचानक से इंटरेस्ट लूज करने लगते हैं एक दूसरे के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो क्यों होता है? देखिए यहाँ पर ना बायोलॉजी इंटरफेयर करती है बीच में कहीं ना कहीं, और टेक्नोलॉजी। एक इसका रीजन ये हो सकता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, मिड लाइफ फेज आता है मेल और फीमेल का, कहते हैं जो अगर जहां तक सेक्स लाइफ की बात होती है ना, तो मेल इज वेरी एक्टिव टिल द एज ऑफ 28 to 30, उनका हार्मोनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। बट व्हेन इट कम्स टू फीमेल, व्हेन दे एंटर्स इनटू देयर मिड 30s, एट दैट टाइम वेरी सेक्सुअली साउंड दे आर। तो ऐसे में क्या होता है, देखो हस्बैंड तो लग जाता है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, है ना, बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे जो लेडी है, जो वाइफ है, वो घर में अकेले है, हस्बैंड के अगर होम मेकर है, क्योंकि चाहे वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, लेडी जो है वो अपने बच्चों के लिए रहती है घर पे उस फेज में, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए। अब ऐसे में हस्बैंड बहुत ज्यादा अपने करियर पे फोकस कर रहा है, वो अपने फ्यूचर पे, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ओवर टाइम भी कर रहा है। अब जब वो 35-34 का फेज आया ना, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक माइंडसेट दोनों का अलग अलग होता है। वाइफ बोलती है, जब हस्बैंड घर में आता है वो थका होता है, तो वो नहीं उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाता इन बेड जितना वाइफ, उतना मतलब वो ऐसा, इसमें कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ नहीं है, इसमें ये बायोलॉजिकल इफेक्ट है जो बॉडी आपको बता रही है कि आपको ये चाहिए। कुछ मेंटल इश्यूज भी होते हैं? मेंटल नहीं है, इसमें कोई ऐसा मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। दिस इज हाउ एवरी पर्सन्स बॉडी रिएक्ट। वो होता है जो कहते हैं ना कि मेल आर वेरी सेक्सुअली एक्टिव इन द एज ऑफ 20 to 30, बट फीमेल्स हैव अ डिफरेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट इन देयर बॉडी एट द एज ऑफ 30 to 40। तो जब उन दोनों का वो फेज मैच नहीं करता ना, वहां पे प्रॉब्लम्स आनी चालू होती हैं। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट सेक्सुअल एक्टिविटी, इट इज नॉट जस्ट अबाउट इट डजंट रिलेट टू योर बॉडी ओनली, ये आपके कहीं ना कहीं माइंड को इफेक्ट करता है। अब जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है, ऐसा होता है जब आपको भूख लगी है, आपको खाना नहीं मिल रहा, तो आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हो,
तो जिस तरीके से एक खाना खाना आपकी एक बायोलॉजिकल आपकी फिजिकल नीड है, इसी तरीके से शादी के बाद क्यों ये बनाया गया, वो इसलिए बनाया गया ना क्योंकि हम अगर किसी को किसी खासकर लेडी को अगर किसी को चाहिए उस टाइम पे वो चीज चाहिए तो वो तो वैसे भी नहीं बोल सकती है ना, क्योंकि उसको एक जज किया जाता है उस चीज के लिए। अगर वो अपने हस्बैंड को बोले उसकी जो भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, वाइफ कभी नहीं बता सकती। इनफैक्ट अगर मान लीजिए हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम है, वो इतना उसमें कुछ मेडिकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से उनकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं है, तो वो कंप्लेंट नहीं कर सकती। एक तो मेल ईगो बहुत उसमें इतना छोटा होता है ना कि वो इनसिक्योर फील करता है, और हस्बैंड भी कभी खुल के वाइफ को पूछता नहीं है क्या तुम खुश हो, जो क्योंकि पेरेंट्स ऐसा वो करके रखते हैं ना, बेटा ज्यादा कभी वाइफ को इतना वो नहीं करना है, वो फिर तुम्हें उस चीज को लेकर के डोमिनेट करेगी। अब वो करे ना करे वो दैट इज अ डिफरेंट मैटर, है ना। लेकिन उनको ये डर रहता है कि अगर ये वाइफ को इतना ज्यादा पूछेगा कि तुम्हें मैं सेक्सुअली सेटिस्फाई कर पा रहा नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा, तो वो चीज कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि वो फिर मेरे को हर बार किसी भी आर्ग्यूमेंट में वही बोलेगी। तो ये कम्युनिकेशन गैप जो आता है ना, यहीं पर ही रिश्ते खराब होने चालू होते हैं। क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं अपने स्पेस में ही है, वो गैप कम्युनिकेशन जो है कम्युनिकेशन गैप है, वहां पर दिक्कतें होनी चालू होती है। क्योंकि वाइफ अपने और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ बात इसी चीज की हो, और भी काफी सारी चीजें होती हैं। जैसे मान लो करियर में दोनों अच्छा नहीं कर रहे हैं, है ना, अब आपकी शादी हो गई, आप रोमांटिक फेज भी आपने देख लिया, अब बच्चे हो गए, अब ऐसा भी मैंने देखा है कि बच्चों को कौन संभालेगा, इस पे भी लड़ाइयां होती हैं, इस चीज पे भी लोगों के वो आ जाते हैं। क्योंकि यही तो परीक्षा है ना, गृहस्थ जीवन की परीक्षा यही है कि कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है, मैं बस में आ रहा हूं, मैं क्योंकि ट्रैवल बहुत करता हूं, अब बस में मेरे आगे एक हस्बैंड वाइफ थे, अब हस्बैंड आराम से सो रहा है, रिलैक्स है, बच्चे रो रहा है, अब वो सीट चेंज कर रहे हैं बार बार बस में, और वाइफ पूरे टाइम उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा, मेरी जिंदगी खराब हो गई, तुम बच्चे को मैं ही संभालो, इनको राजा वाली जिंदगी चाहिए। तो ये भी चीजें हैं, आपको दोनों को समझना पड़ेगा एक दूसरे की लाइफ की प्रॉब्लम्स। बट इसमें पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। रीजन मैं बता रही हूँ कि जब वाइफ मतलब जैसे कि लड़का है और उनकी बहू है जी, अगर लड़का ज्यादा संभाल ले, पहले तो बहुत होता था, अभी थोड़ा कम होने लगा है, लड़का ज्यादा संभाल ले बच्चों को तो उनको प्रॉब्लम होने, तो मैंने आपको वही तो बताया, पेरेंट्स कंडीशन ऐसा कर देते हैं ना माइंड लड़के का, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी तो गलतियां है ना रिलेशनशिप ब्रेक होने में। फिर वहां से मेरे ऑफिस में एक लड़का था, वो हरियाणा साइड से बिलोंग करता था, वो कहता कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को ये बताया कि शादी के 6-7 महीने 1 साल तक यू नेवर स्लीप वाइल हगिंग योर वाइफ, कभी नहीं करना है ऐसा, मतलब उसे वो अफेक्शन नहीं दिखाना है। वंस यू आर डन विद एक्टिविटी इन बेड, जस्ट गो टू स्लीप, डोंट हग हर सो टाइटली, कि उसे ऐसा ना लगे कि तू उसके मतलब उसमें आ गया है बहुत ज्यादा। तो इतनी सोच भी है जब पेरेंट्स इस तरीके से, तो मैं यही कहता हूं कि ये जो गैप है ना लोगों के बीच में, रिश्तों के बीच में, चाहे वो जब आप डेटिंग कर रहे हो तो दोनों पार्टनर्स के बीच में हो, या पेरेंट्स और मतलब बच्चों को भी खुल के बोलना चाहिए अपने पेरेंट्स को, दैट दिस इज व्हाट आई वांट एट दिस स्टेज ऑफ माय लाइफ। बट मुझे लगता है बच्चों के अंदर तो इतनी रिस्पेक्ट होती है कि वो बोल नहीं पाते, वही प्रॉब्लम है ना, यहाँ हम लोग नहीं बोल पाते, जबकि बोलना चाहिए। और पेरेंट्स को भी वो एक्सेप्टेंस अपने अंदर लानी चाहिए कि बच्चे की अभी आज की डेट में जरूरत क्या है। अब कई बार अरेंज मैरिज के टाइम क्या होता है, कुछ लोग तो एस्ट्रोलॉजी में इतना बिलीव करते हैं कि वो इतने, मैं मानता हूँ हर चीज में आप बिलीव करो, बट एक सर्टेन पॉइंट तक। अब मान लीजिए 35 की उम्र तक कुंडली नहीं मिल रही है बच्चे की, कुछ भी है, तो वो कहते हैं जब तक नहीं हुआ जब तक नहीं करेंगे। अब ऐसे में आप, बच्चा तो रिस्पेक्ट कर रहा है आपकी, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो इतना कहते हैं ना बागी हो जाएगा आपको लेकर के, क्योंकि अंदर अंदर वो पाइल अप हो रहा है। आपको ऐसा लगता है आपने बच्चे को दबा दिया और वो बात वहीं रफा दफा हो गई, ऐसा नहीं होता। इट कीप्स पाइलिंग अप, तो वो वाली चीज उससे सारे रिलेशन थोड़े से खराब हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए। सो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू।